नमस्कार मित्रों। तो आज हम आपके सामने प्रायद्वीपीय पठार लेकर आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान होगा। और दूसरी बात साथ में आपको ये बता दूं कि आप अगर मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो भूगोल की आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो 24 घंटे में कभी भी आप एक मैसेज भेज सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार को मैंने इस लाल रेखा के अंदर दिखा रखा है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, अरावली, मालवा, विंध्याचल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, राजमहल और ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, ये सारा क्षेत्र भारत का प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार का जब हम जिक्र करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी संरचना सबसे पहले ही निर्मित हो गई थी। ये गोंडवाना क्रम से भी पहले ही थे। हिमालय के बारे में हमने कहा था, हिमालय की रचना काफी बाद में हुई इनके, ये पहले से ही विद्यमान थे। पहले ये सब वलित पर्वत कहलाते थे, परंतु ये क्रिटेशियस युग की घटना थी। क्रिटेशियस युग के बाद ये जो हमारी इंडोस्टेलाइ प्लेट है ये टूट गई अफ्रीकन प्लेट से। अफ्रीकन प्लेट क्योंकि ये सोमालिया का हिस्सा हुआ करता था, ये क्षेत्र पीछे नीचे का, ये पश्चिमी घाट का ये क्षेत्र सोमालिया का हिस्सा हुआ करता था। ध्यान से सुनिए आप, इसके ओरिजिन पर हम बात कर रहे हैं। ये कभी सोमालिया का हिस्सा हुआ करता था, जो आपको नजर आता है अफ्रीका में इस तरह से। ये जो आपको नजर आता है अफ्रीका में मानचित्र में, आप देखिए, ये कभी इसका हिस्सा हुआ करता था क्रिटेशियस युग में। तो क्रिटेशियस युग से पहले हमने बात करी थी ट्रायसिक काल की। ट्रायसिक काल में जो घटनाएं घटी थी वहां पर तैतीस सागर हुआ करता था। तो ये जब हिस्सा इससे टूटा तो ये टूट करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा, जिससे हमारा डेक्कन ट्रैप बना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पठार बना, डेक्कन ट्रैप, जहाँ काली मिट्टी का विस्तार है। ये टूट करके ऊपर को खिसकने लगा। ये पूरा हिस्सा टूटा, यहाँ से ये ऊपर को चल गया और ये नीचे को। तो ये जब ऊपर को बढ़ा तो ऊपर थी यूरेशियाई प्लेट। ध्यान से सुनिए, यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट में यूरेशियाई प्लेट और इंडोस्टेलाइ प्लेट के बीच में तैतीस सागर हुआ करता था। तैतीस सागर में जब ये प्लेट गई तो एक दूसरे के समानांतर इस तरह से चढ़ गई, और जब एक दूसरे के ऐसे चढ़ गई तो ये ऊंचाई पर उठने लगा। जो तैतीस सागर का अवसाद था वो इस प्लेट के ऊपर खिसकने से, एक यूरेशियाई प्लेट से टकराने से ऊपर को उठने लगा। वो ऊपर उठने से हिमालय की संरचना हुई। हिमालय की संरचना हुई, वो असली नवीन वलित पर्वत बनकर आया। वलित पर्वत यही होता है, जब दो प्लेट इस तरह से टकराती हैं और ऊपर को उठ जाता है हिस्सा, वलित पर्वत बनकर आया और वो ऊपर उठने लगा। ये चोटियां अपेक्षाकृत उनके मुकाबले छोटी हो गई। कभी ये चोटियां अरावली की, नीलगिरी की और सतपुड़ा की हिमालय से ऊंची हुआ करती थी। हिमालय तो अस्तित्व में ही नहीं था कभी। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से, आप सोचिए, आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ये साउथ, ऊपर है नॉर्थ। तो ये जो चोटियां हैं ये इस तरह से इतनी ऊंची हुआ करती थी। ये जो आप नीचे देख रहे हैं चोटियां ऐसी हुआ करती थी, और ये बीच में था तैतीस सागर। ये देखिए आप, ये तैतीस सागर हुआ करता था। तैतीस सागर को मैं आपको हरा दिखा देता हूं। ये तैतीस सागर हुआ करता था। और उसके बाद जब ये चोटी, ये प्लेट ऊपर को खिसकने लगी, जब ये वाली प्लेट ऊपर को खिसकने लगी तो तैतीस सागर से ये यूरेशियाई प्लेट थी, ये इंडोस्टेलाइ प्लेट पहले अफ्रीका से लगी हुई थी, पर क्रिटेशियस काल में सारी प्लेट्स टूटने लगी। तो ये टूट करके ऊपर को बढ़ी। जब ये ऊपर को ऐसे बढ़ने लगी तो ये और ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। ये नीचे देखिए, ये प्लेट है, ये इधर को खिसकी, यूरेशियाई प्लेट ऐसे थी तो ये यहां पर चढ़ गई इसके ऊपर। तो ये चढ़ने से क्या हुआ, दोनों प्लेट कांटेक्ट में आई तो ऊपर को उठ गया ये हिस्सा। इस तरह से प्लेटों के आपस में आने से ये हिस्सा ऊपर को उठ गया, और धरती गोल गोल थी, गोल घूर्णन के कारण ये और ऊपर उठता ही चला गया, जिस कारण रचना हुई वलित पर्वतों की। और ये जो पर्वत है आपके, ये यहाँ पर नदियां आने लगी बहुत ज्यादा, पहाड़ों से बहुत सारी नदियां आने लगी। और ये जो पुराने नवीन पर्वत थे ये अब अवशिष्ट पर्वत बन गए। नदियों ने इनको काटना छाटना शुरू कर दिया, क्योंकि नदियां आती हैं तो वो क्या करती हैं, समतल करने का कार्य करती हैं। किसी भी ऊर्ध्वाधर जगह को वो समतल करने का कार्य करती हैं। तो नदियों के आगमन से ये सारा क्षेत्र समतल हो गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो मैदानी, यहाँ पर ये जो बीच का क्षेत्र है आपको दिख रहा है, बीच में थोड़ा सा गैप, ये पठारी क्षेत्र है साउथ का, बीच में गैप है जो मैदानी क्षेत्र है। ये देखिए, मैदानी क्षेत्र नदियों से ही निर्मित हुआ। कभी भी नदी किसी फील्ड में जाती है तो क्या करती है, अपने साथ तो पुराना गाद लेकर आती है। जैसे नदी, आप सोचिए पहाड़ से कोई नदी आई, जब पहाड़ से कोई नदी आती है तो नदी आने के बाद क्या करती है, अपने साथ पहाड़ का जो पत्थर है उसका चूरा टुकड़ा सब कुछ तोड़ ताड़ के अपने साथ लाती है। जब अपने साथ लाती है इस तरह से, देखिए नदी आई पहाड़ से,
यहाँ पर हर साल वो नया गाद लाई और यहाँ पर जमा करके आगे चली गई, आगे बढ़ती चली गई। पहाड़ के चून जो पत्थर हैं, टुकड़े हैं, वो सब मिट्टी यहाँ पर वो तोड़ फोड़ के जमा करती चली गई। फिर क्या हुआ, अगले साल फिर वो आई, ये वाली मिट्टी पीछे खिसकी, तो जो वो नवीन मिट्टी लाती है उसको हम बोलते हैं खादर। और जो पुरानी मिट्टी हो जाती है, जब नया हर साल लाती रही, ये प्रक्रिया लाखों साल से चलती रही। अगर आप सोचिए कि एक साल में उसने 10 मीटर भी नीचे फेंका, पीछे फेंका पुरानी मिट्टी को, तो आप सोचिए 1 लाख में कितना बड़ा वो मैदान बना दिया होगा उसने। उसी तरह से निर्मित हुआ गंगा यमुना का मैदान। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में भी आप देख पा रहे होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत पहले से ही निर्मित था, अब तो मात्र ये घटता जा रहा है, अवशिष्ट होता जा रहा है। उनमें सबसे बड़ा उदाहरण है अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला कभी सबसे प्राचीन पर्वतमाला थी, यानी कि इससे ऊंची कोई पर्वतमाला थी ही नहीं। अब आप देखिए, अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला थी। आपने पढ़ा होगा, पहले भी मैंने आपको बताया था, प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी रचना हुई। आप एक मिनट, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ही रेगिस्तानी क्षेत्र पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ही रेगिस्तानी क्षेत्र पड़ता है। ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। देखिए ध्यान से, 1722-23 मीटर की ऊंचाई पर है गुरु शिखर। यहां पर है गुरु शिखर, और यहीं पर पास में एक और इसकी प्रमुख चोटी है माउंट आबू। माउंट आबू जैन मंदिर भी है, बड़ा प्रसिद्ध है माउंट आबू, और साथ में है गुरु शिखर। इन दोनों के बीच में एक दर्रा है जो इनको अलग करता है। एक दर्रा है जो इनको अलग करता है, उसका नाम है गोरान घाट दर्रा। गोरान घाट दर्रा इनको अलग करता है। अब हम बात करते हैं नीचे। देखिए, एक इसमें और दर्रा है, बड़ा प्रसिद्ध है, हल्दी घाट का दर्रा। वो पाली को अलग करता है सिमरपाल से, ऊपर है। अब उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। आप फिलहाल सर्च करके बताइए हल्दी घाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है। नीचे आप देखेंगे तो नीचे मालवा का पठार है, ये नीला नीला डॉट डॉट जो हमने दिखा रखा है, और नीचे विंध्याचल है। तो विंध्याचल से अरावली को जो अलग करती है वो करती है महान सीमा भ्रंश। नोट कर लीजिए आप, विंध्याचल को अरावली से अलग करती है महान सीमा भ्रंश। जिस तरह से हमने वहां देखा था मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री लाइन, उसी तरह से अरावली को अलग करती है विंध्याचल से महान सीमा भ्रंश। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार में क्या है, मालवा का पठार कटा छटा है। मैं बताता हूं आपको, वास्तव में यहाँ पर चोटियां नहीं है, ये उबड़ खाबड़ सी जमीन है। ये बहुत नीचे धस गया है, 600 मीटर औसतन ऊंचाई भी नहीं है इसकी, उबड़ खाबड़ सा है। यहाँ पर नदियां जो आई हैं वहां पर बीहड़ बन गए हैं। आप देखिए, यहाँ पर चंबल बेतवा नदियां बहती हैं, यहाँ पर छिपरा, चंबल की सहायक नदियां, मोक्षदायिनी। तो वो उन नदियों ने क्या करा, यहाँ ये भूमि कुछ इस तरह से बन गई है, उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ होने की वजह से यहाँ पर बीहड़ बन गए हैं। संसार में सबसे बीहड़, अगर सबसे ज्यादा घाटी बनाने वाली कोई नदी है, सबसे गहरी घाटी, तो वो चंबल है। और उन्हीं घाटियों में रहते थे संसार के सबसे खतरनाक डाकू, चंबल के डाकू। अभी नदी तंत्र में हम पढ़ेंगे। नीचे देखिए, आपको नीचे विंध्याचल पर्वतमाला दिख रही होगी। विंध्याचल विंध्य क्रम में ये बनी थी, और इसमें अवसादों का अत्यधिक अवसाद यहाँ पर मिलते हैं। अरावली से आने वाली रेत भी इसके ऊपर जम जाती है। यह है विंध्याचल पर्वतमाला। देखिए आप, इसके ऊपर यहाँ कोने पर है कैमूर की पर्वतमाला। विंध्याचल में, बुंदेलखंड के पूर्व में विंध्याचल में के अंतर्गत आती है कैमूर की पर्वतमाला। कैमूर की पर्वतमाला का जो बलुआ पत्थर है वो भारत में लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, आगरा का किला, बड़ी महत्वपूर्ण जगह पर इस्तेमाल हुआ है। यानी कि इसका उपयोग आप समझ सकते हैं विंध्य पर्वत का। विंध्याचल, और ये नीचे आप देख रहे हैं सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज हरे हरे कलर में यहाँ पर रेंज है। जो बीच में नदी बह रही है वो नर्मदा है। अब आप देखिए, भारत के अगर मैं मानचित्र की अगर मैं बात करूं, जो हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो आपको एक बात ध्यान से देखनी होगी। भारत के पश्चिम में अपेक्षाकृत ऊंची चोटियां हैं। देखिए, ये इलाका खाली है, ये कोस्टल रीजन है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर पहाड़ियां नहीं है। कभी भी नदी समुद्र में गिरती है तो क्या करती है, वो मैदान को समतल बना देती है। अगर धीरे धीरे इनको भी काट काट के वो प्लेन बना देगी। आपको बताया है, ये अवशिष्ट पर्वत है। लाखों साल के बाद वो प्रक्रिया भी आएगी जब इन पर्वतों का भी अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नदियां इनको खोखला कर देंगी, पूरा समतल बना देंगी। पर फिलहाल जो समुद्र का किनारी क्षेत्र है वो दोनों जगह पर खाली रहता है। वहां नदी गिरने से पहले एक प्लेन मैदान बना देती है। पश्चिमी घाट में भी सैकड़ों नदियां गिरती हैं, लेकिन ये चोटियां ऊंची हैं। अगर कोई नदी यहां से निकलती है तो वो यहां नहीं गिर सकती, क्योंकि ऊंची चोटियां हैं, उस दिशा में वो नहीं जाएगी। हाँ,
जबकि पूर्वी, देखिए अगर आप कोस्टल रीजन की बात करें तो पश्चिमी घाट का जो खाली रीजन है कोस्टल रीजन, ये छोटा है अपेक्षाकृत पूर्वी घाट के। पूर्वी घाट में ये कोस्टल रीजन बड़ा है, इसलिए यहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जब पूर्वी घाट में नदियाँ गिरती हैं तो डेल्टा बनाती हैं। नदियों का देखिए आप फ्लो देख रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहा है, जो ये संकेत करता है कि जो ये पश्चिम का घाट है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, या पश्चिमी घाट के क्षेत्र में जो ये पहाड़ियाँ हैं ये अपेक्षाकृत ऊंची हैं पूर्वी घाट के मुकाबले। ढाल की मैं बात कर रहा हूँ, जो नदियाँ यहाँ से निकल के इधर को गिरती हैं, इसका मतलब उनको ढाल मिलता होगा। तो इनकी आकृति कुछ इस तरह से है। देखिए अगर मैं पश्चिम से पूरब की ओर जाऊँ, पश्चिम यानी इस क्षेत्र से, तो देखिए पहले तो ये मैं समुद्र आ जाएगा इधर, यहाँ पर वेस्ट लिख देता हूँ, ये समुद्र आ गया। फिर उसके बाद ये आया किनारा, किनारे के बाद ये ऊंची चोटियाँ आई। मैं यहाँ से पीछे से दिखाता हूँ आपको, ये वेस्ट रीजन, ये समुद्र, ये आया कोस्टल रीजन, फिर आया आपका घाट, पश्चिमी घाट की ऊंची ऊंची चोटियाँ आई, और उसके बाद देखिए आप ये आया फिर छोटा रीजन, ये वाला बीच का रीजन जहाँ से ढाल जा रहा है। और जब आप इधर जाएंगे पूर्वी घाट की तरफ तो थोड़ा बहुत ऊंची चोटियाँ, और फिर सीधे कोस्टल रीजन। तो इसका कोस्टल रीजन ये ज़्यादा बड़ा है अपेक्षाकृत इसके। देखिए यहाँ पर कोस्टल रीजन ये है, यहाँ पर कोस्टल रीजन ये है। यानी कि आप जब कोई भी नदी निकलेगी, अगर नदी यहाँ से निकलती है सपोज करिए, तो वो ऊंचे पहाड़ को क्रॉस करके नहीं जाएगी। नदी अगर यहाँ से निकलती है तो वो अपने से ऊंचे पहाड़ को क्रॉस करके नहीं जाएगी, उसका ढाल नीचे की तरफ है तो वो नीचे की तरफ ही रास्ता लेगी, यानी कि नदी ऐसे ही जाएगी, ऐसे नहीं निकलेगी। अगर कोई नदी यहाँ से गुजरती है, यहाँ से निकलती है, जिसका ओरिजिन यहाँ होता है, वही नदी अरब सागर में गिरेगी। स्थिति को देखिए आप, स्थिति को आप समझिए। ये ऊंची पहाड़ियां हैं, ये छोटी पहाड़ियां हैं, यहां से नदी निकलती है। अगर इसके पार यहां से निकलती हैं, जैसे ये नासिक के पास है त्रियंबक, नासिक के पास है त्रियंबक, अगर यहां से कोई नदी निकलती है तो वो सीधे सीधे गिरती है बंगाल की खाड़ी में। देखिए आप, और इसी तरह से महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है उत्तर में, वहां से कृष्णा नदी निकलती है, ये भी नीचे की तरफ ही जाती है, ढाल की तरफ ही जाएंगी नदियां भी, कावेरी भी ऐसी। तो यहां से निकलने वाली नदियां ऐसे ही जाएंगी। अब आप ही बताइए, अगर इस तरह से कोई आकृति हो तो सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? सबसे ऊपर वाली। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसको मैं सही से लिख देता हूं, अगर दिख नहीं रहा तो गोदावरी, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया कि जो नदी इधर से निकलेगी वही इधर को गिरेगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर ऊंची चोटियां हैं, अगर कोई नदी यहाँ से निकलती है, सोचिए इस जगह से, यहाँ से, तो नीचे को जाएगी वो इस जगह से। देखिए इस तरह से मैं बना देता हूँ, कोई नदी यहाँ से निकलती है तो वो इधर को ही गिरेगी और एक छोटा सा दर्रा बनाएगी। कोई नदी यहाँ से निकलती है, सपोज करिए शरावती नदी, वो पश्चिमी घाट में गिरनी है। जब वो पश्चिमी घाट में नदी गिरेगी, ये क्योंकि पूरी चोटी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पश्चिमी घाट की है, इधर पूर्वी घाट है और बीच में ये कोस्टल रीजन है, जो मैंने आपको बताया कि नदी समुद्र में गिरने से पहले प्लेन मैदान बनाती है। पश्चिम में कम बनाती है, पूरब में अत्यधिक बड़ा बना देती है, इसलिए पूरब में डेल्टा बनते हैं। लेकिन यहाँ डेल्टा क्यों नहीं बनते, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, जब नदी की ऊंचाई ज़्यादा होगी, ऊंचाई ज़्यादा होगी तो वो बहुत ऊंचे से नीचे गिरेगी, समझ रहे हैं आप। जब यहाँ से नदी निकली तो इधर तो जा नहीं सकती वो लंबे रास्ते से, यहीं से नज़दीक ही समुद्र होगा। कोस्टल रीजन छोटा है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। आप ही सोचिए, 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी है और 2 किलोमीटर बाद समुद्र है, और उधर 500 मीटर की पहाड़ी है और 5 किलोमीटर बाद समुद्र है। तो क्या होगा, 500 मीटर तो उतना ऊंचाई नहीं क्रॉस करेगी ना, उसमें झरने भी नहीं बनेंगे। 500 मीटर में तो झरने भी नहीं बनेंगे, छोटे छोटे पास लेकर चली जाएगी। और 5 किलोमीटर तक प्लेन मैदान है तो वो डेल्टा भी बना सकती है। लेकिन अगर 2 किलोमीटर ऊंची है और 2 किलोमीटर बाद ही मैदान है तो क्या होगा, नदी एकदम से गिरेगी। देखिए यहाँ से एकदम से गिरेगी झरने के रूप में। तो पश्चिमी घाट में पहली बात तो डेल्टा नहीं बन सकता, क्योंकि कोस्टल रीजन बड़ा छोटा है, कोस्टल रीजन बहुत ही छोटा है, वहां पर डेल्टा नहीं बन सकता। नदियां ऊंची पहाड़ियां हैं तो सीधे गिरती हैं, तो वहां पर झरने बनते हैं। और कोई भी नदी यहां पर गिरने वाली बड़ी नदी नहीं होती है, क्योंकि ढाल पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर है। नदी को यहीं से गिरना होगा। जो इधर से निकल रही हैं उनके लिए क्षेत्र भी बहुत कम है, ज़्यादा प्रसिद्ध नदियाँ भी नहीं है, वो छोटी नदियाँ हैं, जिनमें प्रमुख गोवा में बहने वाली मंडावी नदी है और एक अत्यंत प्रमुख है शरावती नदी। शरावती नदी भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, झरना। अभी मैंने आपको बताया झरना कैसे बनता है। शरावती नदी भारत का सबसे बड़ा झरना, जोग या गरसोप्पा हम उसको बोलते हैं, उसका निर्माण करती है। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। जोग या गरसोप्पा
भारत के कर्नाटका में है, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना है। ध्यान से सुन रहे हैं आप, सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना कौन सा है भारत का? जोग या गरसोप्पा। देखिए अब हम बात कर रहे थे यहां पर इन नदियों के ढाल की। अब देखिए इन नदियों का आप देख रहे हैं, सबका ढाल तो पश्चिम से पूरब की ओर है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। ये जो काली वाली रेखा देख रहे हैं आप, ये नर्मदा की है। जो काली लाइन है, ऊपर विंध्याचल पर्वत है हरा वाला, नीचे हरा वाला सतपुड़ा है, इनके बीच में बहती है नर्मदा। वहीं सतपुड़ा और अजंता, अजंता पूरी तरह महाराष्ट्र में है। अजंता की जो पहाड़ियां हैं पूरी तरह महाराष्ट्र में है, अजंता में ही है। औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफा। अजंता और सतपुड़ा के ठीक बीच में बहती है ताप्ती नदी। ताप्ती और नर्मदा दोनों पैरेलल बह रही हैं। खंड पर्वत हैं ये उठे हुए, और इनके बीच में हम जब नदी इस तरह से गड्ढा करके निकलती हैं पैरेलल, तो हम बोलते हैं द्रोण घाटी यानी रिफ्ट वैली। परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि रिफ्ट वैली से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो आपका उत्तर होगा ताप्ती और नर्मदा। ध्यान से देखते जाइए आप, नर्मदा और ताप्ती। तो ये तो था ढाल। और आप इन नदियों को आप बात कर रहे हैं, हम मालवा की जब बात कर रहे थे तो कुछ नदियां इसको काटती थी, चंबल, वो ऊपर उत्तर की तरफ बहती थी, उन नदियों को उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। देखिए आप, ज्यादातर नदियां गंगा यमुना सब उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, पर कुछ नदियां उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर भी बहती हैं। क्या बोलते हैं उन नदियों को हम, बताइए? ढाल की वजह से तो सब हो रहा है, ऊपर को ढाल होगा तभी तो जा रही होंगी ना। अब ये नदियां जो अपोजिट जा रही हैं, क्योंकि ढाल इधर को है, पर ऊपर की नदियों के लिए देखिए यहाँ पर ये शुरू भी यहाँ से होता है, ताप्ती नदी के मुहाने से। अगर ताप्ती नदी के नीचे से शुरू होता तो ताप्ती नदी भी वहां पर क्रॉस नहीं कर पाती, वही राउंड लगाती रह जाती, ऊंची चोटियां थोड़ी ना पार करती। ताप्ती नदी से ही शुरू होता है, तो जो नदियां अरब सागर में गिरेंगी वो इस पश्चिमी घाट के ऊपर से ही गिर जाएंगी, खंबात की खाड़ी में। ऐसी नदियां जो नॉर्मल स्वभाव के विपरीत जाती हैं, इनको विपरीत प्रभाव वाली नदियां कहते हैं। चाहे वो नर्मदा हो, चाहे वो ताप्ती हो, चाहे वो माही नदी हो, ये तीनों नदियां अपोजिट जा रही हैं, पूरब से पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में गिर रही हैं, इसलिए इन नदियों को विपरीत प्रभाव वाली नदियां भी कहते हैं। पश्चिमी घाट का एक बहुत विस्तृत अध्ययन हम अभी कर रहे हैं। इसमें ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको अभी यहीं समाप्त कर रहा हूं, और कुछ ही देर बाद इसका अगला वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा।